आज हमारा टॉपिक है मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशंस दैट इज मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन पर जब एक पार्टिकल मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन में भी उसका मूवमेंट होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब वो पार्टिकल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचता है तो कुछ डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल कर चुका होता है और कुछ वाई में भी ट्रेवल कर चुका होता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो दोनों डायमेंशन में एक साथ मूव कर रहा है टुगेदर। और इसके लिए उसे क्या चाहिए? उसके लिए उसको एक प्लेन सरफेस चाहिए, उस प्लेन सरफेस में वो मूव करेगा। तो दैट इज मोशन इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशन मोशन के हमारे पास दो एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अदर इज सर्कुलर मोशन। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, यहां अगर हम थ्रो करेंगे इट विल गो स्ट्रेट एंड कम बैक स्ट्रेट। दैट इज लीनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़कर अगर आप फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे अदर देन वर्टिकल? अगर हम उसको स्टेडी डायरेक्शन में ऐसे मूव कराते हैं तो ये इस पाथ पे जाएगा और हम देखते हैं दिस पार्टिकल, दिस बॉडी विल गो लाइक दिस और यहां जाकर ग्राउंड पर गिर जाएगी। ओके, दिस इज ग्राउंड। ये वाला जो मोशन होता है, दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो डे टू डे लाइफ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करें या ऐसे थ्रो करें, स्ट्रेट थ्रो करेंगे ऐसे गिर जाएगा, ऊपर थ्रो करेंगे ऐसे गिर जाएगा, ऐसे नीचे थ्रो करेंगे तो भी ऐसा जाके गिर जाएगा। ऑल दीज मोशंस आर प्रोजेक्टाइल मोशंस। ओके, सो any body thrown up in a direction which is other than the vertical becomes a projectile, and this motion is called projectile motion. इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने इसको थ्रो किया, थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया टी टाइम में। जब ये यहां पहुंच गया तो हमने क्या देखा कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और यहां से यहां तक इसका वाई कोऑर्डिनेट है। थोड़ा टाइम और बीता, यहां पहुंचा तो हमने देखा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। यहां पर था थोड़ा सा एक्स था, स्मॉल वाई था, सो एक्स एंड वाई बोथ आर चेंजिंग। तो कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं? दो डायमेंशन, वन इज एक्स डायमेंशन एंड वन इज वाई डायमेंशन। एक्स एंड वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इट इज ए टू डायमेंशन मोशन। तो प्रोजेक्टाइल में ये दो तरह के मोशन कर रहा है। वेक्टर्स में हमने पढ़ा ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही पार्टिकल दो वेक्टर के इफेक्ट में चलता है। यहां पर ये पार्टिकल जो यहां से यहां तक गया, दिस इज अंडर इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। वन वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, अदर वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन। इसलिए टी टाइम में वो एक्स डायरेक्शन में इतना दूर ट्रेवल कर लिया और वाई डायरेक्शन में इतना दूर ट्रेवल कर लिया। So it is traveling in both the directions. That means it has velocity in both the direction. It is having displacement in both the directions. एक्सीलरेशन इन बोथ द डायरेक्शंस है या नहीं है, इसके लिए हम ये सोचेंगे कि क्या इस पर कोई फोर्स दोनों डायरेक्शन में काम करता है। अगर करता है तो एक्सीलरेशन है, बिकॉज फोर्स इज क्रिएटिंग मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज क्रिएटिंग एक्सीलरेशन। तो अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन है और फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं है। एंड वी नो कि फोर्स किसके लिए काम करता है? फॉर द अर्थ। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। इस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, दैट गिव्स इट से एक्सीलरेशन।
तो ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ? तो आंसर है ये एक्सेलरेशन हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन काम करता है? वी ट्राई टू सर्च क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स काम कर रहा है? आंसर इज नो। ग्रेविटी का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एप्लीकेबल है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउन। देन in this direction, how much is the component? F cos 90, and how much is cos 90? 0. So what is component of Earth's force in horizontal direction? 0. So the gravitational force do not work in horizontal direction. It works only in vertical direction, right? Okay. तो अब इसके पास जो दो तरह के मोशन हैं, दो तरह की वेलोसिटीज हैं। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, वन इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल डायरेक्शन इट हैज एक्सेलरेशन। It has acceleration, and how much is that acceleration? G, in downward direction. And in horizontal direction, in horizontal direction, no acceleration. In horizontal direction, no acceleration. अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी एक कैसी होगी? दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग because there is acceleration. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में छोटे छोटे क्वेश्चन सुनिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने मोशन होते हैं बॉडी के पास? दो। कौन कौन सी डायरेक्शन में? Vertical and horizontal. Which motion is uniform motion and which is accelerated motion? Uniform and vertical is accelerated. In which direction acceleration always act? In vertical direction it always acts. In horizontal direction there is no acceleration. When we say there is no acceleration, then it also means there is no retardation. ठीक है? बिकॉज रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है व्हाट विल बी इट्स चेंज? विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज और विल इट रिमेन सेम? तो आंसर है इट विल रिमेन सेम। सो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन सेम। ओके, नाउ वी कम टू दीज वेलोसिटीज। इस वेलोसिटीज को हम एग्जिबिट करते हैं। देखिए, यहां से हमने इस बॉडी को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, हमने उसको ऐसे मोड़ा नहीं। वी हैव जस्ट थ्रोन इट इन वन डायरेक्शन। एक पत्थर को हमने ऐसे फेंक दिया। जिस समय हम उसको थ्रो करते हैं उस समय उसकी वेलोसिटी थी u, और इस डायरेक्शन में हमने थ्रो किया। ओके, लेट अस सपोज दिस वेलोसिटी इज 10 एंड देयर इज ए डायरेक्शन 60 डिग्री। तो उसका हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया। हाउ डू वी रिप्रेजेंट इन ए वेक्टर? वी मेक ए वेक्टर। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 मीटर पर सेकेंड। ये उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है और डायरेक्शन कितनी है? 60 डिग्री। तो ये जो यू एरो आपको दिखा, व्हाट इज दिस? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्टिंग वेलोसिटी।
इससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, इसलिए यहां अब हम इसका नाम रखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, u u प्रोजेक्शन वेलोसिटी। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये path of projectile, this we will call its trajectory. Path of projectile is called trajectory. ये जो हाइट है, दिस इज मैक्सिमम हाइट। इस पूरे रास्ते में ग्राउंड से ये हाइट इसने ली और ये वाली हाइट क्या कहलाएगी? मैक्सिमम हाइट। यहां से ये ऐसा गया, इस मोशन को क्या कहेंगे? इस मोशन को हम कहेंगे फ्लाइट। Flight of projectile. What is this? Trajectory. This is maximum height of the projectile. ये जो फ्लाइट इसकी यहां से स्टार्ट हुई, यहां खत्म हुआ, तो यहां पर जो टाइम होगा दैट इज t, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से स्टार्ट किया फ्लाइट, यहां आकर फ्लाइट खत्म हो गई, तो हॉरिजॉन्टली यहां से स्टार्ट करके ये यहां तक पहुंचा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। ओके, अब इसके बाद हाँ, ये काफी चीजें हो गई। एट एनी टाइम उसकी वेलोसिटी यहां पर है, तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? v, जबकि टाइम कितना बीत चुका? t। इस समय इस v की डायरेक्शन कौन सी है? तो आंसर है यहां पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at time t. Okay. तो ये नॉमेनक्लेचर के बारे में हो गया। अब हम लोग इस पे स्टडी करते हैं। हमेशा इस पर कौन काम करता रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये मोशन बनता कैसे है? ये वाली ऐसे ये यहां से टेढ़ी क्यों हो जाती है, स्ट्रेट क्यों नहीं जाता है? तो इसका आंसर देखिए। एट एनी टाइम वी नो दैट ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शंस। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसको भी हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। वन इज दिस एंड अदर इज, ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? ये कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब हमने जिस पत्थर को ऐसे फेंका,
दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके पास दो वेलोसिटी हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, दोनों तरफ जाता है। तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ द टू एंड दीज टू आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वन। कंपोनेंट से रिजल्टेंट बनाना हमको आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, कंपोनेंट बनाना, इस एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाना भी हमको आता है। वन इज u cos थीटा एंड वन इज u sin थीटा, ये भी आपने बनाए हुए। तो हमको तोड़ना भी आता है दो डायरेक्शन में, और दो डायरेक्शन वाले वेक्टर को जोड़ के एक बनाना भी आता है। ओके, सो व्हेन इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद angle theta and the magnitude is u, we can say it is moving in these two directions, and in this direction the velocity is vector u in the x direction. In this direction velocity is vector u in y direction. ये दो वेक्टर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन है? u। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बना? वेक्टर u इज इक्वल टू u vector is equal to u in x direction plus u in y direction. This is vector formula. अब ये ux का मैग्नीट्यूड कितना है? तो हमने पूछा u का मैग्नीट्यूड कितना है। If we say that magnitude of u is u बिना वेक्टर का, ठीक है, तो अगर ये वाला मैग्नीट्यूड u है तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ये अगर एंगल थीटा है तो ये मैग्नीट्यूड होगा u cos थीटा। तो ux का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? u cos थीटा, और ये है uy का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? u sin थीटा। ये u sin थीटा और ये u cos थीटा, ये दो मैग्नीट्यूड हो गए। ओके, तो अब से हम याद कर लेते हैं, whenever a projectile is thrown with velocity u making an angle theta, we will assume that it is moving in two directions. In one direction it is moving with u cos theta, in one direction y direction it is moving with u sin। ओके, ये दो वेलोसिटीज हमने अलग अलग कर ली। क्यों अलग अलग कर ली? तो आंसर है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है इस वेलोसिटी में भी चेंजेस होते हैं, इसमें भी चेंजेस होते हैं, लेकिन ये वाले चेंजेस हमारे रूल से होते हैं। ये रूल क्या कहता है? वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन इट हैज एक्सेलरेटेड मोशन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन है वो कैसा होता है? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसलिए दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग चलेगी। इसलिए हम इसको दो वेलोसिटीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज जनरल हाउ इट मूव्स। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा टाइम t बीता, यहां पर t टाइम बीता, ये पार्टिकल यहां पर पहुंचता है। जब यहां पर पहुंचता है तो इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं? आंसर, दो वेलोसिटीज, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती और हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? आंसर, इतनी है। जितनी यहाँ थी उतनी ही यहाँ है। यहाँ पर पहुँच गया, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? आंसर, उतनी ही है। अब यहाँ पहुँच गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? उतनी ही है। यहाँ पर पहुँचा, सेम वेलोसिटी अभी भी है। यहां पर पहुंचा, सेम वेलोसिटी है। यहां पहुंचा, सेम वेलोसिटी। तो आप देखिए, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसलिए सब जगह वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा किया गया? सेम। अब वर्टिकल वेलोसिटी के वेक्टर पे आइए। वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर ये दिखाता है। इतनी वेलोसिटी इसके पास थी, सपोज दिस वेलोसिटी इज 40 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 40 है। एक सेकेंड बाद वो कितनी हो जाएगी? 30। जी नीचे काम कर रहा है, 10। 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? 20। 3 सेकेंड बाद 10। 4 सेकेंड बाद 0। तो इसको मैं दिखाता हूं, 1 सेकेंड बाद ये यहां से यहां, ये हो गई 30। ओके, सॉरी,
इट इज अपवर्ड, सो दिस इज 30। 2 सेकंड के बाद ये कितनी रह गई? 20 ऐसे, और 4 सेकंड के बाद ये कितनी हो गई? 0 आफ्टर 4 सेकंड। अगेन 5 सेकंड, जब ये बॉल ऐसा ऊपर गया, यहाँ 0 हो गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज होती है। नीचे की तरफ इंक्रीज होती है तो यहाँ पर पहुंचा, ये हो गई इसकी वेलोसिटी, यहाँ पहुंचा ये है वेलोसिटी, यहाँ पहुंचा ये है वेलोसिटी, यहाँ पहुंचा इतनी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी देखिए इतनी ज्यादा, 40, 30, 20, 0, नीचे की तरफ -10, -20, -30, -40। तो जब ये यहाँ पहुंचा तो कितनी हो गई? 40 डाउनवर्ड, यहाँ कितनी थी? 40 अपवर्ड। अगर हम इसको इधर बढ़ता हुआ ना देखें, अगर इसको इधर बढ़ता हुआ ना देखें, एक लाइन में सोचिए 40, 30, 20, 10, 0, फिर 10, 20, 30, 40, 0। बिल्कुल वही मोशन है जो एक बॉल का ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए मोशन होता है, ठीक है। और ये वाला मोशन कैसा है? जैसे एक मोटरसाइकिल या कार स्ट्रेट जा रही है एक ही वेलोसिटी से। ये दोनों मोशन एक ही बॉल को हमने दे दी, उसको ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है और स्ट्रेट जाना है एक जैसी वेलोसिटी से। तो वो बॉल कैसे चलेगी? तो आंसर है ऐसे चलेगी। यहाँ पर इसको और इसको कंबाइन किया, ये आ गया। यहाँ पर इसको और इसको कंबाइन किया तो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। इस तरह से आप हर जगह इसके रिजल्टेंट देखिए। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये रिजल्टेंट ये डायरेक्शन आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यही वेलोसिटी रिजल्टेंट आ गई। अब नीचे की तरफ ये है और इधर हॉरिजॉन्टल काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल तो सेम है, तो इन दोनों का पैरेललोग्राम ऐसा कंप्लीट करके देखा और ये इसकी वेलोसिटी आ गई। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये अब नीचे बड़ा हो गया तो ये और नीचे झुक गया, इसका दोनों का रिजल्टेंट और नीचे आ गया, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी आ गई, ये इसकी डायरेक्शन। इस तरह से आप देखिए रिजल्टेंट मुड़ते जाता है। क्यों मुड़ते जाता है? क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कभी ऊपर की तरफ बड़ा होता है, छोटा होते जाता है, फिर नीचे की तरफ छोटा होता है और फिर बड़ा होते जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। जगह जगह हमने इसका कॉम्बिनेशन किया, वेक्टर कॉम्बिनेशन, एंड वी फाइंड इसके बड़ा और छोटा होने के कारण कभी ये ऐसा रहता है और जब छोटा हो गया तो ऐसे हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट कीप्स ऑन बेंडिंग। समझ में आया? और ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हो गया, ये नीचे आना शुरू कर दिया। पहले डायरेक्शन ऐसी थी क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट छोटा था, फिर वर्टिकल कंपोनेंट 2 सेकंड बाद बड़ा हो गया तो ये इस तरफ झुक गया, ये डायरेक्शन ऐसी हो गई। इस तरह से इसकी डायरेक्शन ऐसी मुड़ती चली जाएगी। दिस इज व्हाई इट टेक्स टू मेक दिस शेप, दिस पर्टिकुलर शेप। ये प्रोजेक्टाइल शेप इस तरह से बनती है। सो वी कीप रिमेंबरिंग दैट u theta and this is u cos theta, this is u sin theta, and we remember this fact. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगी, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा बदलेगी। ओके, नाउ हियर वी विल आल्सो राइट इट डाउन दैट ux is equal to u cos theta and u in y direction is u sin theta। ये दोनों u के कंपोनेंट होते हैं जिससे ये चलते हैं। एक्सेलरेशन दिस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, ठीक है। सो दिस इज projectile motion which we can understand
by dividing it into two components. अब इसके डेफिनेशन भी हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं. Projectile motion is a body moving under two velocities at right angle to each other. One velocity is uniform velocity and other is accelerated velocity. Then the body will make a projectile motion. ठीक है? ओके. अब इसके बाद इसके अलग अलग फीचर्स हमने स्टडी करने हैं. कौन कौन से फीचर्स स्टडी करने हैं? अगर हम यहाँ से इसको थ्रो करते हैं, हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मालूम है और ये एंगल मालूम है कि हमने इसको ऐसे फेंका, 10 वेलोसिटी दी, 20 दी, 30 दी या u वेलोसिटी दी. अगर हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, एंगल थीटा रखा, तो कितनी दूर जाकर गिरेगा, कितनी हाइट तक जाकर गिरेगा, कितनी देर तक हवा में उड़ता रहेगा और फिर ग्राउंड से टकरा जाएगा. ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि हम उसको किस एंगल से थ्रो करा रहे हैं, कितनी इनिशियल स्पीड उसको देते हैं, उतनी देर तक हवा में रहेगा. तो इनिशियल स्पीड u पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पर डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करेगा. अगर g उसको खींचेगा ही नहीं तो क्या होगा? चलते ही चला जाएगा. इसलिए u, थीटा और g ये तीन क्वांटिटीज ऐसी हैं जिस पर हर चीज डिपेंड करेगी. u, थीटा एंड g आर इनिशियल क्वांटिटीज और इनिशियल क्वांटिटी पर ही पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड करेगा. नाउ लेट्स कैलकुलेट कि इसका अलग अलग फीचर्स हम कैसे निकालते हैं. देखिए, फिर से यहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर u. और इसको हमने शुरू में किससे फेंका था? थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका था. ओके. इसके दो कंपोनेंट हम स्टडी कर चुके. x की डायरेक्शन में कितना होता है? u cos थीटा और y की डायरेक्शन में u sin थीटा. ओके. सबसे पहली चीज, हमेशा इस पर एक्सेलरेशन कौन सा काम करता है? नीचे की तरफ कितना? g. राइट. तो a इज इक्वल टू माइनस g डाउनवर्ड. राइट. बस इतना ही हमको पता है. अब इसके बाद हम इसमें निकालना चाहते हैं दैट फॉर हाउ मच टाइम इट विल रिमेन इन द फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम टाइम का इक्वेशन बनाना चाहते हैं और वो इक्वेशन बनाने के लिए हमको कुछ न कुछ इसके फैक्ट डाटा मालूम होना चाहिए ताकि हम इक्वेशन बना सकें. अब हमारे पास अभी तक काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशन ही हैं. v इक्वल टू u प्लस at s और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाले, ये तीन इक्वेशन हैं. हर इक्वेशन में हमको कितनी क्वांटिटीज मालूम होनी चाहिए. हर इक्वेशन में कितनी क्वांटिटीज के रिलेशन होते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t. कितनी? s इज इक्वल टू u t प्लस a t स्क्वायर. कितनी क्वांटिटीज? 4. तो हर काइनेमेटिक इक्वेशन में कितनी क्वांटिटीज होती हैं? 4. दैट मीन्स वी नो द रिलेशन ऑफ 4 क्वांटिटीज फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 क्वांटिटीज. तो हमको भी 4 क्वांटिटीज का रिलेशन बनाना है, लेकिन कुछ तो मालूम होना चाहिए. ओके. प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको टाइम का इक्वेशन बनाना है, तो हम
एक चीज नोट कर लेते हैं कि टी हमें निकालना है। ओके, ड्यूरिंग दिस फ्लाइट आपको क्या क्या मालूम है? U, V, A, S, T, इस 5 क्वांटिटी में हम किस को जानते हैं? तो पहली चीज सुनिए, इसके पास दो तरह के मोशन हैं, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। विच मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? तो हमारा आंसर है वर्टिकल मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? जैसे ही जमीन से उठेगा हम क्या बोलेंगे? फ्लाइट में आ गया। और जैसे ही जमीन पर गिरा फ्लाइट खत्म। तो कितनी दूर गिरा इमटेरियल, यहां गिरा, यहां गिरा या यहां गिरा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि जमीन के ऊपर की जो हाइट है वो खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई तो फ्लाइट खत्म, और अगर हाइट है तो फ्लाइट है। तो अब बताइए, फ्लाइट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जरूरी है? वर्टिकल। इसका ये मतलब है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, ग्राउंड से उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो फ्लाइट में है। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फ्लाइट में नहीं है। फ्लाइट का टाइम कब खत्म हो जाएगा ये वाले सेकंड बताइए। फ्लाइट का टाइम कब खत्म हो जाएगा? जब उसका डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, यहां से हम इसको पकड़ते हैं कि यहां से ये उड़ना शुरू किया, ये फ्लाइट में है, क्यों? डिस्टेंस है। ये फ्लाइट में है, ग्राउंड से डिस्टेंस है। अभी भी फ्लाइट में है, डिस्टेंस है। फ्लाइट खत्म, क्यों? वर्टिकल डिस्टेंस खत्म और जमीन से टकरा गया, फ्लाइट खत्म। तो जैसे ही इसकी फ्लाइट खत्म होती है उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो आप इसको देखना शुरू कर देते। मत देखिए इसको, आदत बनाइए। अगर मैं वर्टिकल बात कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल देखना ही नहीं। वर्टिकल, इस लेवल से फ्लाइट शुरू हुई थी, फ्लाइट इस लेवल तक गई, फिर इस लेवल पर वापस आ गई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। जिस लेवल से फ्लाइट स्टार्ट हुई थी उसी लेवल से फ्लाइट वापस आ गई, देन हाउ मच इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? 0। और टाइम कितना बीता? पूरा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होने में जितना टाइम लगता है, ये टाइम, इस टाइम को ही हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये यहां पर था और ये ऐसा ऊपर गया और फिर ऐसा नीचे आया, ये टाइम खत्म। ये बात समझ में आई? तो टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट वी विल टेक इट एज टी। टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट इज टी, जो कि हमको निकालना है। ठीक है? तो ये टी टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? किस डायरेक्शन में? वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई, कितना होना चाहिए? 0। अगर ये फ्लाइट में है तो वाई की कुछ वैल्यू होगी। ओके, तो वाई विल बी 0 व्हेन द टाइम इज इक्वल टू टी। दो चीजें पता लग गई। थ्रू आउट द फ्लाइट क्या इस पे कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? कौन सा? जी, डाउनवर्ड। ये भी हमको मालूम है। और फिगर पता लग गया, ए इज इक्वल टू माइनस जी थ्रू आउट इट। और आपको क्या पता है? दो चीजें बाकी। 5 क्वांटिटीज होती है काइनेमेटिक इक्वेशंस में, u और v। क्या उसमें से किसी को आप जानते हैं? वर्टिकल में गिवन क्वांटिटीज में आंसर इज यस। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? u sin थीटा। इससे वो उड़ना शुरू करता है, u sin थीटा। फिर ये कम होते होते 0 हो गया, फिर वापस आ गया। लेकिन u sin थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल, ये कितनी है हमारी? u sin थीटा। अब ये सारी चीजें जो हमने ली है, ये कौन सी डायरेक्शन की है? आंसर है ऑल दीज बिलोंग टू वर्टिकल डायरेक्शन।
ऑल दीज बिलोंग टू वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के इतने फीचर हैं। अब कितनी क्वांटिटीज हो गई? 4। और हमारे रिलेशन कितनी क्वांटिटीज के होते हैं? 4 के होते हैं। अब आप इससे एक रिलेशन बना सकते हैं। उस रिलेशन में टी आएगा, जो कि टी है इसमें, तो वो रिलेशन लिखिए और टी की वैल्यू निकालिए। कौन सा इक्वेशन लेना है इसमें हमको? सेकेंड, क्योंकि इसमें एस है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन लीजिए। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में सबकी वैल्यूज रखिए और t की वैल्यू निकालकर बताइए कितनी आती है। तो यहां पर हमने टाइम की कैलकुलेशन के लिए इनकी वैल्यूज रखी एंड दीज वैल्यूज आर s डिस्प्लेसमेंट 0, u को कितना लिखना है? u साइन थीटा इंटू टाइम को क्या लिखना है? t प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या लिखनी है? माइनस जी। तो यहां हमने लिखा g और माइनस को यहां ले आए। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इससे हमको t की वैल्यू निकालनी है। यहां t की पावर 1 है, यहां t की पावर 2 है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। t की 2 वैल्यू आनी चाहिए। ओके, t की 2 वैल्यू निकालने के लिए हमने कोशिश की, एक t कॉमन निकाल लीजिए। यहां क्या बचा? u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2। ये t कॉमन आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। या तो t की वैल्यू 0 है या इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। तो एक आंसर हमको मिल गया। वो आंसर क्या है? t इज इक्वल टू 0। ये हमारे काम का नहीं है। व्हाट डज इट शो? वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम t की दूसरी वैल्यू निकालते हैं और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, हाफ जी को ट्रांसफर कर लीजिए। तो t कितना आया? t इज इक्वल टू हाउ मच? 2 u साइन थीटा अपॉन g। ये t का इक्वेशन मिला। ठीक है, इस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। दिस इज टाइम पीरियड। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ द टोटल फ्लाइट। ओके, ये t की वैल्यू हमको मिल गई। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं। वर्टिकल में ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। हाइट यहां भी है, हाइट प्रोजेक्टाइल की यहां भी है, यहां भी प्रोजेक्टाइल की हाइट है। इस हाइट को क्या कहेंगे? मैक्सिमम हाइट। ओके, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फिर से हमारे पास नोन क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? u, थीटा और g। बस इन्हीं 3 में से हमको एक्सप्रेशन बनाना है। देखिए, t का हमने एक्सप्रेशन बनाया, u, थीटा, जी। ओके, अब इसके लिए हाइट का हमको फॉर्मूला बनाना है। सोचिए, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो क्या आप किसी डाटा को जानते हैं? क्या चीज जरूर हो चुकी होगी? कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कभी नहीं होगी। तो एक चीज हमें पता है कि हमने अगर हाइट मैक्स निकालना है और जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? u sin थीटा। इसका ये मतलब है कि वर्टिकल वेलोसिटी को लेकर ही हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं।
फिर से वर्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन पकड़ते हैं, जैसे कि यहां लिया था। कौन सा मोशन लिया था? वर्टिकल मोशन। यहां भी अब हम लेते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में हमने एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाट इट इज? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन है ना ये। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल मोशन एस इज इक्वल टू एच मैक्स। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? नोन वाली चीजें पहले लिख लेते जो हमको पता थी। कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल कितना था? वेरी गुड। और हम किसके बारे में जानते हैं? वर्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। कितना है? माइनस जी। ठीक है, ये दो चीजें हमको पता है, ये हमको निकालना है। 3, लेकिन इक्वेशन के लिए 4 चाहिए। अभी एक चीज आपने मेरे को बताई थी, टॉप पे क्या हो जाएगा? यस, वर्टिकल वेलोसिटी यहां से लेके जैसे ही ये यहां पहुंचता है हम रुक गए, कैलकुलेशन रोक दिया, उस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। दैट इज अवर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। यू इनिशियल इतना है तो यू फाइनल को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? वी। ये कितना मिलेगा हमको? 0। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मिली? 0। और उस समय ये बॉडी कहां पर है? टॉप में है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किसका ले रहे हैं? टॉप तक पहुंचने का। वेलोसिटी भी किसकी की ले रहे हैं? टॉप तक पहुंचने की। एक्सेलरेशन टॉप तक गया, इतना एक्सेलरेशन काम करता रहा, एंड दिस वाज इनिशियल वेलोसिटी। ये 4 क्वांटिटीज हमको पता लग गई। ये 4 क्वांटिटीज कौन से मोशन की हैं? बॉडी नीचे से ऊपर तक गई। यस, तो ये किसकी है? कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। ओके, सो यूज v square minus u square is equal to 2as, put values। ओके, इसमें वैल्यू रखिए। तो v स्क्वायर क्या रखना है? करेक्ट, वैल्यूज रख दी। अब आप मुझे बताइए कितना आया है इसमें? मैक्सिमम हाइट। वेरी गुड, यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड साइन स्क्वायर थीटा। यही 3 क्वांटिटीज को हम जानते हैं, u, g एंड थीटा। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। मैक्सिमम हाइट is equal to u square upon 2g into sin square theta। ओके, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट रेंज। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकालना है। अब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो किस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा? कौन से मोशन को लेना होगा? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? नेचुरली हॉरिजॉन्टल। रेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? यस, रेंज इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले याद करिए। डिस्प्लेसमेंट का सबसे इजी आसान फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हमको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो, तो आप रेंज निकाल लेंगे। कैसे? वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो ढूंढिए, अभी तक का जो नॉलेज है उसमें क्या आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है? इसको देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है कि नहीं है? है। कितनी? u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है कि नहीं? अभी निकाला था, वो भी मालूम है। अगर दोनों चीजें मालूम हैं तो रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, बस। सो उसी को हम नोट कर लेते हैं। थर्ड क्वांटिटी हम निकालते हैं रेंज। ये हमने क्या निकाला था? हाइट मैक्सिमम। ये हमने क्या निकाला था? टाइम। अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हाँ जी, बताइए कितना आया? ये रहा टाइम और ये रही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सब जगह ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम दोनों लेते हैं, ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलने वाला है? यस, दिस इज इक्वल टू u इंटू u, 2u स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में 1 और यहां पर है g। This is the formula for range. So this is range. ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस में। अगर हम ये जानना चाहें कि रेंज थीटा बढ़ाने से, थीटा को बढ़ाने से रेंज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, ऐसे हम थ्रो कर रहे हैं और जिस एंगल से हमने इसको ऐसे फेंका, ये एंगल थीटा है। अगर थीटा को हम बढ़ा देंगे तो रेंज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? रेंज कम हो जाएगा। देखिए, यहां से हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, यहां से ये इस रेंज, इस एंगल से ये गई और ऐसे गिर गई। अगर हम इस एंगल पर करते तो ये ऐसे जाती और ऐसे गिरती। रेंज बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। थीटा बढ़ाने से रेंज बढ़ गया। और थीटा बढ़ाइए, ये और बढ़ गया। और थीटा बढ़ा दीजिए, ये ऐसा, यही गिर गया। और थीटा बढ़ा दीजिए, यही का यही। तो थीटा बढ़ाने से बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, फिर कम होता है। बढ़ता क्यों? क्योंकि थीटा बढ़ाने से साइन थीटा बढ़ती है। कम क्यों होता है? क्योंकि थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा कम होती है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर थीटा में रेंज कितना होगा। तो या तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लें, इसकी बजाय हमने एक और फॉर्मूला बनाया ट्रिग्नोमेट्री से। इसको सिंपल करके ये जो दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन की बजाय सिंगल फंक्शन बना दिया। कैसे? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्विटी होती है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो इसको अब हमने बना दिया r इज इक्वल टू u स्क्वेयर अपॉन g, और ये तीनों मिलके क्या बन गए? साइन 2 थीटा। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर रेंज। तो लेकिन कभी कभी हमको इसकी जरूरत भी पड़ती है, तो हम दोनों को याद रख लेते हैं। और अगर एक फॉर्मूला याद करना होगा, वी विल राइट इट। रेंज इज इक्वल टू u स्क्वेयर अपॉन g एंड साइन 2 थीटा। दूसरा फॉर्मूला r u स्क्वेयर अपॉन g, q
साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें आगे ये रेंज मैक्सिमम करना चाहते हैं हम कि ज़्यादा दूर से दूर हमारा प्रोजेक्टाइल जाए, तो जो हमारी फेंकने की ताकत है वो है u, इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी दे सकते हैं u। ओके, हम इधर फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, हर जगह हम अपनी ताकत लगाए, जितना u यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ है। u we cannot change, u is a constant, उस पर रेंज डिपेंड नहीं करेगा, because u is constant in the motion। g आप ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, ऐसा भी फेंको, g की वैल्यू तो सेम रहेगी। g is also a constant, तो u is constant, g is constant, तो r फिर किस पे डिपेंड करेगा? साइन 2 थीटा पे डिपेंड करेगा, और साइन 2 थीटा खुद किस पे डिपेंड करती है? थीटा पे। अगर थीटा बढ़ेगा 2 थीटा बढ़ेगा, और अगर एंगल 2 थीटा बढ़ेगा तो साइन 2 थीटा बढ़ेगा। साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक चेंज होती है, नेगेटिव वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 से लेके 1 तक। तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए? फिर से साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। अगर साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए तो बताइए 2 थीटा हमको कितना रखना पड़ेगा? 2 थीटा 90, क्योंकि साइन 90 होता है 1। सो हियर r डिपेंड्स अपॉन 2 थीटा। The condition for r to be maximum is that theta should be 45 degree. Correct? ये नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। लेकिन ये होगा कितना? मैक्सिमम रेंज कितना होगा? तो रेंज के फॉर्मूला में थीटा को 45 रख दीजिए, कितना हो जाएगा बोलो? मैक्सिमम रेंज कितना आया? u स्क्वायर अपॉन g। दिस इज मैक्सिमम रेंज। तो ये हमको अभी तक की जो हमने डेरिवेशन किए वो हो गए। टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज फॉर्मूला एंड मैक्सिमम रेंज, u स्क्वायर अपॉन g। मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? यहां से देखकर मुझे बताइए, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी?
ये साइन थीटा की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो कितनी हो गई? u स्क्वायर अपॉन 2g। कब होगा? जब थीटा कितना होगा? यहां पर थीटा है, यहां 2 थीटा था, 2 थीटा 90, तो साइन 2 थीटा 1 हो गया था। हमारा पर्पस साइन को 1 करना है। अगर हम साइन थीटा को 1 कर दें, साइन थीटा को 1 करें, तो थीटा कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। इसका ये मतलब है कि अगर हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो प्रोजेक्टाइल किस एंगल से फेंकना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसा सीधा ऊपर फेंकिए, तब हमको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? हाइट। तो सबसे ज्यादा हाइट के लिए कैसे फेंकना है? सीधा वर्टिकली अप। सबसे बड़े रेंज के लिए कैसे फेंकना है? 45। समझ आया? ओके। तो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हाइट? वेरी गुड। Angle of projection for maximum height, that will be 45. मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा? 90। एंड व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट? ये थीटा को 90 कर दिया तो ये हो गया 1। दिस इज u स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर maximum range एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। थीटा कितना होना चाहिए? 45। उस समय रेंज मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यहां 45 रखे, साइन 90 is 1 and the range will be u square upon g। ठीक है। अब इन दोनों को देखकर आप एक सम का जवाब दे सकते हैं। सुनिए, एक आदमी को बॉल फेंकने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो बॉल को u वेलोसिटी से फेंक सकता है, u वेलोसिटी से फेंक सकता है, तो वो उससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में भी थ्रो करता है और वर्टिकल वेलोसिटी में भी थ्रो करता है। तो बताइए किस तरफ बॉल ज्यादा जाएगा? वर्टिकल में ज्यादा दूर तक जाएगा या हॉरिजॉन्टल में ज्यादा दूर तक जाएगा? यस, वर्टिकल में ज्यादा दूर तक जाएगा। ये आप लोगों को लगता है वर्टिकल में कितना दूर तक जाएगा? बताइए कितना? अरे कितनी दूर जाएगा वर्टिकल में? हाइट मैक्सिमम कितनी मिलेगी उसको? राइट। और उसी u से जब वो ऐसे फेंकता है 45 पे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है? रेंज u स्क्वायर अपॉन g। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? श्योर? आप लोग का क्या विचार है? यस, u स्क्वायर अपॉन g एंड दिस इज हाफ ऑफ u स्क्वायर अपॉन g, राइट। तो मैक्सिमम रेंज हमेशा मैक्सिमम हाइट से डबल होता है। अगर मुझे बोला जाएगा कि पूरी ताकत से एक बॉल ऊपर फेंको, मैंने ऊपर फेंका, 10 मीटर गया, वापस आ गया। अब अगर मेरे को इधर फेंकना है, मैंने 45 डिग्री बनाकर फेंका, उसी ताकत से उसी u से कितना दूर जाएगा? है? हाँ, इधर ऊपर में 10 मीटर गया था, तो ऐसा फेंकूंगा तो कितनी दूर जाएगा? 20 मीटर। रेंज हमेशा हाइट का डबल होता है। दिख रहा है आपको? हाइट कितनी है? u स्क्वायर हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो
तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी रेंज। तो रेंज मैक्सिमम इज डबल ऑफ द हाइट मैक्सिमम। हाइट हमने कैसे बनाई, 90 डिग्री पे फेंक के। रेंज मैक्सिमम कैसे बनाया, 45 डिग्री पे फेंक के। ये छोटे छोटे सम्स आते हैं। ओके, अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम रेंज हमको पता है यू स्क्वायर अपॉन जी। हम अपने बॉल को उससे कम दूर तक फेंकना चाहते हैं। अगर मैं यहां से 45 भेजता हूं तो ये 20 मीटर पे जाके गिरेगा। मुझे सिर्फ 14 मीटर पे गिराना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, एंगल बढ़ाना चाहिए या एंगल कम करना चाहिए। फिर से 45 डिग्री से जब हमने थ्रो किया, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इससे थ्रो किया तो ये ऐसा जाकर गिरा, ये 20 मीटर। मुझे यहां तक गिराना है सिर्फ, बस 14 मीटर तक गिराना है। तो मुझे एंगल छोटा करना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, है जी, बढ़ा देना चाहिए। ओके, तो मैंने नहीं बढ़ाया, मैंने छोटा कर दिया। अगर एंगल छोटा कर दिया तो ये यहां से ऐसा गया और यहां गिर गया, आ गया 14 मीटर। तो एंगल छोटा करने से आया, आता है, ठीक है। आप गए, आपने कहा नहीं हम एंगल बढ़ा के फेंकेंगे, तो ऐसा फेंक दिया, ये ऐसा, ये ऊपर गया, वेलोसिटी खत्म, नीचे गिर गया, फिर 14 मीटर पे गिर गया। इसका ये मतलब है लेस देन द मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज के अंदर किसी भी डिस्टेंस पर अगर हमको प्रोजेक्टाइल को पहुंचाना है, देयर आर ऑलवेज 2 अवेलेबल एंगल्स। 2 एंगल अवेलेबल हैं हमारे पास, एक 45 के नीचे और एक 45 के ऊपर, ठीक है। तो देयर आर ऑलवेज 2 एंगल्स अवेलेबल फॉर एनी पर्टिकुलर गिवन रेंज। और ये वेल नोन है कि वो रेंज मैक्सिमम रेंज के अंदर ही होना चाहिए। ओके, सो ये जो दोनों एंगल हैं इनका आपस में एक रिलेशन होता है। अब यहां से यहां तक अगर रेंज आर है तो इस रेंज आर का फॉर्मूला, इस रेंज आर का फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अगर ये उसका फॉर्मूला है तो इसमें हमको थीटा कौन सा लेना चाहिए, कम वाला कि ज्यादा वाला। तो हमारा लॉजिक ये है कि भाई ये तो रेंज का फॉर्मूला है और रेंज की एक फिक्स वैल्यू है, तो जो रेंज हमको मिलता है और जो थीटा हमको मिलता है उसको हमको इसमें फिट करेंगे तो इक्वेशन को गुड होना चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। जैसे ये रेंज है 14 मीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 14 और थीटा की वैल्यू ये छोटी वाली रखेंगे, इक्वल होगा। अगर हम रेंज को बड़ा वही रखें 14 और थीटा की वैल्यू बड़ी रखें, तब भी इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, ये इस तरह से हो सकता है कि we know that sine of phi is equal to sine 180 minus phi। ये दोनों की साइन बराबर है। ये ट्रिग्नोमेट्री ने हमको सिखाया, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा, साइन फाई और साइन 185 माइनस फाई ये दोनों बराबर होते हैं। अभी मैं आपको उसकी ड्राइंग करके नहीं दिखाऊंगा, आप करके देख सकते हैं। इधर से फाई उठाइए और इतना ही यहाँ से उठाइए, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस फाई। देखो ये कितना उठा 5, ये कितना उठा 5। इधर से नापा तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस 5। देखो दोनों की हाइट बराबर आ रही है। अगर दोनों का परपेंडिकुलर बराबर आ रहा है, दोनों का बेस बराबर आ रहा है, तो दोनों का साइन कैसा होगा सेम। तो साइन फाई
इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 5, ऐसा होता है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, फाई की वैल्यू क्या रखी, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये आया। अब इसके सामने आप लगा दीजिए u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी साइन 290 माइनस थीटा। दोनों रेंज बन गए। इस रेंज में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा। तो इस रेंज में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, जो ब्रैकेट बीच में आया 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज के फॉर्मूला में कहा आता है, साइन इंटू 2 और ये उसके बाद, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी से बना था ये, साइन 2 के बाद जो आएगा दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पर देखिए साइन 2 के बाद थीटा है, यहां साइन 2 के बाद 90 माइनस थीटा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इस केस में 90 माइनस थीटा, पर दोनों कैसे इक्वल, दिस रेंज इज इक्वल टू दिस रेंज, इसलिए थीटा पे जितना प्रोजेक्शन का रेंज आएगा उतना ही प्रोजेक्शन का रेंज 90 माइनस थीटा पर भी आएगा। अब इसको देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हमने 30 डिग्री पर फेंका और कुछ रेंज आया, उतने ही रेंज के लिए दूसरा एंगल कौन सा, 90 माइनस 30 कितना होता है 60, तो दूसरा एंगल कितना आया 60। तो 30 पे जितना रेंज बनेगा उतना ही रेंज किस पर बनेगा 60। फिर से 40 पे जितना रेंज बनेगा उतना रेंज किस पे बनेगा 50। टोटल कितना चाहिए 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं कि थीटा 40 है तो 90 माइनस 40 कितना हुआ 50, तो 50 पे उतना ही रेंज आएगा। अब समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर यहां से मैंने ऐसे फेंक दिया 10 डिग्री पे, यहीं जाके गिर गया, तो इतने ही डिस्टेंस के लिए मैं दूसरा एंगल कौन सा यूज कर सकता हूं 80 डिग्री। ऐसे फेंक दिया 80 डिग्री से, ऐसा गया 0 डिग्री पे मैंने छोड़ा, कहां गिरेगा, यही गिरा। 90 माइनस 0 कितना होता है 90, तो 90 से ऐसा फेंका, अभी कहां गिरेगा, यही, देखो रेंज बराबर आएगा। तो अवर फॉर्मूला इज गुड फॉर एवरी एंगल। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि प्रोजेक्शन के किसी भी रेंज के लिए दो एंगल अवेलेबल हैं। नोट कर लीजिए, फॉर एनी, ये लिखा है क्या पहले, ओके, फॉर एनी रेंज देयर आर 2 एंगल्स अवेलेबल, वन इज थीटा एंड वन इज 90 माइनस थीटा। एंगल है हमारा 40, तो उसका पेयरिंग एंगल कौन सा होगा सेम रेंज के लिए, 40 का पेयरिंग कौन सा होगा 50, 90 माइनस 40, ओके। 40 45 से कितना नीचे है 5 डिग्री, 50 45 से कितना ऊपर है 5। 45 क्या है मैक्सिमम रेंज, ठीक है, ओके।
तो 45 से 5 डिग्री नीचे थ्रो करिए या 5 डिग्री ऊपर थ्रो करिए, दोनों का रेंज कैसा हो गया, सेम। फिर से 45 से 15 डिग्री नीचे थ्रो करिए, किस एंगल पे थ्रो करोगे, 30। तो 45 से 15 डिग्री ऊपर जाओ, 60 पे रेंज वही आएगा क्योंकि 30 एंड 69। इसका मतलब 45 जो बीचों बीच है 0 और 90 के बीचों बीच, तो 45 डिग्री का दूसरा रेंज क्या है, 90 माइनस 45 कितना होता है, 45। तो 45 का दूसरा रेंज 45 ही है, इसलिए उसकी एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। 30 का पेयरिंग कौन है, 60, 40 का पेयरिंग 50, तो 45 का पेयरिंग 45, समझ में आया। और 45 से जितना नीचे आएंगे उतना ही ऊपर जाएंगे, और द सेम रेंज।